तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया। सॉल्युबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी का क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है। सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रेशन एंथैल्पी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेटाइस एंथैल्पी के। यानी कि लेटाइस एंथैल्पी के इन्वर्सली और हाइड्रेशन के डायरेक्टली है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना क्या होगा, ज़्यादा होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा सॉल्युबिलिटी होगा, और जितना कम क्या होगा लेटाइस एंथैल्पी, उतना कम होगा हमारा, जितना ज़्यादा लेटाइस एंथैल्पी होगा उतना कम क्या होगा सॉल्युबिलिटी। अब वो कंडीशंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब कब हमें क्या चेक करना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, और कब हमें लेटाइस एंथैल्पी। अब वो कंडीशन कैसे हैं, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट करके याद रखें, हम लोगों को याद रखनी है ये बात। देखें, हम लोग ये तो जानते हैं कि बोथ हाइड्रेशन एंथैल्पी हो चाहे वो लेटाइस एंथैल्पी हो, दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, दोनों ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और दोनों ही साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमें कब चार्ज देखना, कब साइज देखना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक केमिकल बॉन्डिंग का तरीका बताया था। जब आपका एनायन या कॉमन आयन कह सकते हैं, आपका जब कॉमन आयन पॉली एटॉमिक है तब आपको क्या चेक करनी है, लेटाइस एंथैल्पी, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जब आपका कॉमन आयन मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम वाला है, तो आपको क्या चेक करनी है, लेटाइस एंथैल्पी। क्योंकि एक साथ तो हम लोग दोनों को क्राइटेरिया को चेक नहीं कर सकते। तो कॉमन आयन जब आपका पॉली एटॉमिक है तो चेक क्या करनी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कॉमन आयन जब आपका मोनो एटॉमिक है तो आपको क्या चेक करना है, लेटाइस एंथैल्पी। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, साइज का डिफरेंस, कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस। और यहाँ पर क्या चेक करेंगे हम लोग, कैटायन और एनायन के साइज का एडिशन, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं फॉर सेम मेटल के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी। तो सेम मेटल एम हो गई, और किस टाइप की हैलाइड बनाएगी, एम एफ टाइप का, एम सी एल टाइप का, एम बी आर टाइप का, और एम आई टाइप का। तो इस टाइप के क्या बनाएगा, ये हेलाइड्स बनाएगा। अच्छा, अब हम लोगों को इन हेलाइड्स का सॉल्युबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करना है। तो कॉमन आयन हमारा क्या है, मोनो एटॉमिक है। कॉमन आयन क्या है हमारा, मोनो एटॉमिक। और जब मोनो एटॉमिक होता है तो क्या चेक करना पड़ेगा, लेटाइस एंथैल्पी। और लेटाइस एंथैल्पी साइज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइज सबसे ज़्यादा इसका होगा तो इसकी लेटाइस एंथैल्पी सबसे कम होगी, और जिसकी लेटाइस एंथैल्पी सबसे कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सेम इसके बाद ये लगा देंगे हम लोग ऑर्डर। यानी कि फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो लेटाइस एंथैल्पी क्या होगी, सॉरी साइज सबसे इसका छोटा है तो लेटाइस एंथैल्पी क्या होगी सबसे ज़्यादा, और लेटाइस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा इसका, कम होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर सेम हैलाइड। अब हैलाइड हम लोग सेम करेंगे और मेटल डिफरेंट, यानी LiX करेंगे हम लोग यहाँ पर, और NaX, KX, RbX और CsX। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, जो चीज़ डिफरेंट है उसको देखना है। तो यहाँ पर हमारा क्या डिफरेंट है, मेटल डिफरेंट है, तो मेटल का साइज सबसे ज़्यादा किसका, सॉरी जो कॉमन आयन है वो क्या है हमारा, मोनो एटॉमिक ही है। तो यहाँ भी हमें क्या चेक करनी है, लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस एंथैल्पी में सबसे ज़्यादा साइज इसका होगा सीजियम का, तो जिसका सबसे बड़ा साइज उसकी लेटाइस एंथैल्पी उतनी ही कम, और जिसकी लेटाइस एंथैल्पी जितनी कम उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। तो ये सॉल्युबिलिटी का क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, और कोवेलेंट कंपाउंड का वैसे भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, आयनिक कंपाउंड से कम होता है। तो पोलराइजेशन चेक करना है। पोलराइजेशन कौन चेक करवाएगा हमें, फजान रूल जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ रखा था, ठीक है, उसी से हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, ऑर्डर बताने हैं। तो फॉर सेम मेटल के लिए हम लोग एम मान लेते हैं, और MF, MCl, MBr और MI। तो सेम मेटल के लिए पोलराइजेशन कैसे चेक करेंगे हम लोग, फजान रूल के पास जाएंगे। फजान रूल क्या कहता है कि जो डिफरेंट चीज़ है उसको चेक करें, और उसमें सब एनायन है, एनायन का साइज चेक करना है। जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, यानी इसका सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। जो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा वो MF, MCl, MBr और MI होगा, ठीक है। सभी के बात समझ में आ गए। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर सेम हेलाइड। अब हेलाइड सेम मेटल डिफरेंट, यानी LiX, NaX, KX, RbX, CsX। तो अब हेलाइड सेम है, मेटल चेक करना है। तो अगेन मेटल के लिए हमें पोलराइजेशन कहाँ पर चेक करना पड़ेगा, फजान रूल से। फजान रूल में जितना छोटा साइज कैटायन का होगा, यानी इसका सबसे छोटा साइज है, जितना छोटा साइज किसका होगा हमारा, कैटायन का होगा, उतना ही उसका क्या होगा, पोलराइजेशन। तो इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा, और जिसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो गया। यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिलता है,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने इसके फ्लोराइड्स लिखे, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, ये तरह से इरेगुलर बिहेवियर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और सीजियम फ्लोराइड, अगर आपने ये लिए तो इस केस में फ्लोराइड के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। बस इस तरीके से हिंट बना करके याद रखें, फ्लोराइड के केस में यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। जो हमने पूरे हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करी है वो सेम प्रॉपर्टी आपको घर से होमवर्क में करना है। किसके लिए? एल्कली मेटल के हैलाइड्स के लिए। एल्कली मेटल के हैलाइड्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे बेरिलियम हैलाइड BeX2, BeX2 हो गया हमारा, और हमारा हो गया MgX2 स्ट्रॉन्शियम, और ये हो गया लास्ट हमारा BaX2। तो ये हैलाइड्स हो गए, इनकी स्टडी करनी, इनकी प्रॉपर्टीज़ की, जैसे हम लोगों ने सेम किया है, ठीक है। हम लोग आगे जो स्टडी करने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेरियम का हैलाइड है जिसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड, उसकी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेरियम क्लोराइड को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसकी प्रिपरेशन लिख देता हूँ। प्रिपेयर कैसे करेंगे? बेरिलियम ऑक्साइड लिया था ना जो हमने, जो एम्फोटेरिक नेचर का था, उसकी रिएक्शन कार्बन की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ हीट करते हुए हमने कराया, ठीक है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है हमारा? बेरिलियम क्लोराइड और CaO। इसी की हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं, उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी अब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आपको सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फेज में देखना है तो अलग है, और इन वेपर फेज देखना है या वेपर स्टेट देखना है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अलग होगा। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। तो ये सॉलिड फॉर्म में क्या बनाता है? चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये आपको याद रखना है कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर होगा जिसमें बनाना बॉन्डिंग होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ बेरिलियम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो बनाना बॉन्डिंग होगी। और बनाना बॉन्डिंग किस तरीके से होगा? इसमें क्लोरो ब्रिज्ड बनाना बॉन्डिंग होगी। क्लोरीन यहाँ पर बीच में होगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। और ये जो मैं बना रहा हूँ वेज का मतलब क्या है? ये जो क्लोरीन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। और ये जो बेरिलियम, ये जो बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, ये विद इन द प्लेन है। अब आपसे वो पूछेगा, बताएं यहाँ पर जो बनाना बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसमें कितने सेंटर है? 3 सेंटर। और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 4। हाँ, कितने? 4। ये बात याद रखनी है। देखिए वहाँ पर जो B2H6 में बनाना बॉन्डिंग हुई थी उसमें एटम तो 3 थे, मगर कितने सेंटर तो 3 थे, मगर एटम के इलेक्ट्रॉन कितने थे? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे थे। मगर यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसा मान ले एक तरह से डेटिव बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन यहाँ पर जो मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर बेरिलियम को डोनेट कर रहा है। यहाँ पर वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरियम में? बेरिलियम में यहाँ कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से आए तभी तो इसका ऑक्टेट क्या हुआ है? यहाँ पर पूरा हुआ है। तो इस तरीके से ये रिपीट करता चला जाता है चेन स्ट्रक्चर। इस तरीके से सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग वेपर स्टेट में बात करने जा रहे हैं। तो वेपर स्टेट में भी 2 फॉर्म है, 2 टेम्परेचर पर। अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर तो इसकी अलग फॉर्म मिलेगी, और अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर से नीचे जा रहा है तो इसकी क्या होगी? एक अलग फॉर्म मिलेगी। तो वो हमें टेम्परेचर में देखते हैं कैसे कैसे वेरिएशन। अगर 1200 केल्विन से टेम्परेचर ऊपर है तो इसकी जो फॉर्म है वो लीनियर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें? लीनियर। लीनियर कैसा होगा? बेरिलियम जो है वो 2 क्लोरीन से इस तरीके से लिंक्ड अप होगा, ये लीनियर फॉर्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो लीनियर फॉर्म है वो याद रखें कब मिलेगा? जब टेम्परेचर कितना होगा? 1200 केल्विन से ज़्यादा। और जब 1200 केल्विन टेम्परेचर से कम होगा तो ये जो बेरिलियम है BeCl2 वो डायमर में एग्जिस्ट करेगा। क्या बनाएगा? डायमर बनाएगा। और डायमर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। देखें कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है ये B, और यहाँ पर एक क्लोरीन, सॉरी ऐसा कर दें इधर से, हाँ, एक क्लोरीन यहाँ से आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, एक बेरिलियम इसको डोनेट किया इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक क्लोरीन ये आया, इसने एक और इसे डोनेट किया, एक और ऐसे आया, ठीक है। और यहाँ पर ये, और एक और बेरिलियम से इधर क्लोरीन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर बिलो 1200 केल्विन टेम्परेचर। ये डायमर है, देखिए इसमें कितनी यूनिट जुड़ी हुई है? बी की BeCl2 2 Cl हो गए, और BeCl2 कितनी यूनिट हो गई यहाँ पर? इसकी 2 यूनिट्स हो गई। स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर इस तरीके का है, BeCl2 और यहाँ पर BeCl2। यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में। एक तो 1200 केल्विन से टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तब लीनियर फॉर्म होती है, और जब कम होता है तो डायमर, यानी कि डायमर जो होगा इसका BeCl2 का होल ट्वाइस की फॉर्म में इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद जो हम लोग अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सो सॉल्ट्स और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स।
ऑक्सो सॉल्ट्स या सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, ऑक्सो एसिड जनरली मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नॉन मेटल हो, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नॉन मेटल हो, ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड्स। एक तो ये डेफिनेशन है, जैसे H2CO3 हो गया हमारा, H2CO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये डिफाइन है इसका। दूसरा डिफाइन क्या है कि ऐसे एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयन कहाँ से आए, हाइड्रोक्सिल से आए। हाइड्रोक्सिल विल बी द डोनर ऑफ, हाइड्रोक्सिल विल बी द डोनर ऑफ प्रोटॉन या H पॉजिटिव आयन, ये डोनर होगा। यहीं से H पॉजिटिव आयन, यानी कि जितने भी ऑक्सो एसिड होंगे उनमें OH जरूर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑक्सी ग्रुप होगा, ऑक्सी मतलब O, और जरूर उसके साथ क्या अटैच होगा, नॉन मेटल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक ऑक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, इस चीज़ को NCERT वहाँ पर मेंशन करता है कि इस तरीके का कंडीशन होगा तो तब भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड बोलेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिखा जैसे H2CO3 और H2SO4, इनमें कैसे हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ऑक्सी ग्रुप है। देखें, पहले मैं OH को एक साइड से लिख देता हूँ, तो OH कितने होंगे यहाँ पर हमारे, 2 होंगे, 2 OH होंगे, और क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 बार में H पॉजिटिव निकाल पाएंगे, और जो कार्बन बचा और उसके साथ एक बचा क्या, ऑक्सीजन, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ऑक्सी पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, हाइड्रोक्सिल पार्ट हो गया। सिमिलर वे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें H2SO4 में 2 OH होंगे। ठीक है, 2 OH हो गए, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होंगे, और एक क्या होगा हमारा यहाँ पर सल्फर होगा, तो ये अगेन हाइड्रोक्सी पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया, ऑक्सी पार्ट हो गया। ये हो गए हमारे ऑक्सी एसिड्स। तो ये डेफिनेशन किसका हो गया, ऑक्सी एसिड्स का। अब ऑक्सी एसिड्स के हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी ऑक्सो एसिड्स तो नहीं पढ़ रहे हम लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके सॉल्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स कैसे बनाएंगे, ज़रूर इन एसिड से कौन रिएक्ट करेगा, मेटल, और मेटल इन एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, जिन सॉल्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सो सॉल्ट। यानी कि अगर मेटल हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, ऑक्सो एसिड्स के साथ, अगर मेटल रिएक्ट किया ऑक्सो एसिड के साथ तो सॉल्ट बने यहाँ पर, और उन सॉल्ट्स को हम लोगों ने क्या कहा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कार्बोनेट्स की, कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स का फॉर्म होंगे, कार्बोनेट्स का फॉर्म होंगे जब हम लोग मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, जब हम लोग मेटल का रिएक्शन कार्बोनिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेंगे, हमारे कार्बोनेट्स बनेंगे, तो उनकी स्टडी करनी है हमें। नाइट्रेट्स, अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमारे वो नाइट्रेट्स बनेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स में लिख रहा हूँ ये सारे क्या हमारे सॉल्ट्स, ऑक्सो सॉल्ट्स हैं या ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड से मिलकर बनने वाली सॉल्ट है, नाइट्रेट्स हो गए हमारे, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, इनकी हमें क्या करना है, स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है। अच्छा, स्टडी करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हमने प्रॉपर्टी हैलाइड्स में स्टडी किए थे, वही सेम प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करना है, वही सेम प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, अभी इस प्रॉपर्टी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो